हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियाँ। तो इसमें हम देखेंगे कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पास संरक्षण एवं उपाधियों संबंधी शक्ति भी है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट किसी को भी उपाधि दे सकता है। ड्यूक, मार्किस, अर्ल, विस्काउंट्स, बैरन जैसे 5 स्तर के पीयर, लॉर्ड एवं नाइट की उपाधि उसी की सिफारिश पर दी जाती है। इस संबंध में कुछ अपवाद हैं, जैसे ऑर्डर ऑफ सेंट माइकल एंड जॉर्ज या नौसेना, स्थल सेना और वायुसेना संबंधी उपाधियां। इनमें संबंधित मंत्री सम्राट को तदर्थ अधिकार देते हैं। सभी बड़े पदों, बिशप, राजदूत, वाणिज्य दूत, विभागीय प्रमुखगण, स्थायी आयोगों व बोर्डों के प्रमुख अधिकारी प्रधानमंत्री के ही कृपा पात्र हैं। सिविल सर्विस पर वित्त मंत्रालय का नियंत्रण होता है और वित्त मंत्रालय पर प्रधानमंत्री का प्रथम लार्ड होने के नाते नियंत्रण रहता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री सम्राट और मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का कार्य भी करता है। बहुत समय पहले प्रधानमंत्री की उपेक्षा करके अन्य मंत्री सम्राट से सीधा संपर्क स्थापित कर लेते थे, लेकिन अभी परंपरा बन गई है कि प्रधानमंत्री की सहमति से ही अन्य मंत्री सम्राट से भेंट कर सकते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल के निर्णयों को लिखता है और वही उसकी नकल सम्राट को भेजता है। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल के अन्य विचारों, निर्णयों की सूचना, शासन संबंधी सूचना प्रधानमंत्री स्वेच्छा से सम्राट को देता है। एक बार जहां प्रधानमंत्री ने सम्राट को इस संबंध में सूचना दे दी, उसके बाद फिर अन्य किसी मंत्री द्वारा इसके दोहराए जाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार प्रधानमंत्री सम्राट का प्रमुख परामर्शदाता है। आपातकाल में सम्राट सर्वप्रथम प्रधानमंत्री से ही सलाह लेता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री सम्राट के इसके अलावा हम देखते हैं कि परराष्ट्र संबंधों का संचालन भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यद्यपि विदेश विभाग प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं रहता, फिर भी वैदेशिक नीति का वही निर्माण करता है। वह विदेश मंत्री के कार्यकलापों पर कड़ी निगरानी भी रखता है। वैदेशिक नीति संबंधी महत्वपूर्ण घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती है और उसके शब्द ही अंतिम और अधिकृत माने जाते हैं। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से विदेश मंत्री नहीं वरन प्रधानमंत्री के ही हस्ताक्षर होते हैं। 1967 में प्रधानमंत्री विल्सन शस्त्र सामग्री के दक्षिण अफ्रीका भेजे जाने पर लगी हुई रोक को जारी रखना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा और वैदेशिक विषयों से संबंधित समिति इस रोक को समाप्त करने के पक्ष में थी। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री ने विशेष पद्धति का आश्रय लेते हुए दलीय सचेतकों को निर्देश दिया कि वे शस्त्र सामग्री के दक्षिणी अफ्रीका भेजे जाने पर लगी हुई रोक के पक्ष में हस्ताक्षर करें। इस प्रकार उन्होंने कैबिनेट के असहयोग के विरुद्ध सामान्य संसद सदस्यों का समर्थन प्राप्त किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में भी भाग लेता है। वो महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सम्मेलनों और उत्सवों में भाग लेता है। लॉर्ड बीकंसफील्ड ने बर्लिन की सभा में भाग लिया। लॉर्ड जॉर्ज ने पेरिस के शांति सम्मेलन में हाथ बटाया। नेविल चैम्बरलेन के प्रयास के फलस्वरूप म्यूनिख समझौता हुआ। चर्चिल ने द्वितीय महायुद्ध काल में 6 बार राष्ट्रपति रूजवेल्ट से और 2 बार सोवियत संघ के नेता स्टालिन से भेंट की, तभी मित्र राष्ट्रों की युद्ध नीति निश्चित हो सकी। इसके अलावा हम देखते हैं कि राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध में भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसका यह कार्य है कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित रखे और महत्वपूर्ण विषय में उनसे परामर्श लेता रहे और उनको परामर्श देता रहे। 1973 के आरंभ में ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय ECM की जो सदस्यता प्राप्त की गई थी, उसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन के द्वारा अनेक बार राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित किया गया, ताकि
आर्थिक समुदाय की सदस्यता के साथ साथ राष्ट्रमंडलीय हितों की भी रक्षा की जा सके। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री दल का नेता भी है, यानी वो अपनी पार्टी का नेता भी होता है। शासन का प्रधान होने के अतिरिक्त प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है। देश में उसकी सर्वोच्च शक्ति का राज यह है कि वह विजयी दल का नेता होता है। दल का नेता होने के नाते ही वह शासन का प्रधान हो पाता है। इस स्थिति में उसका व्यक्तित्व सार्वजनिक रूप ले लेता है। रेडियो, कार्टून, प्रेस आदि द्वारा जनता के समक्ष उसके विरुद्ध उंगली उठाना दल के साथ विश्वासघात माना जाता है। वह दल की एकता का प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री के भविष्य के साथ दल का भविष्य बंधा रहता है। आम चुनाव उसी के व्यक्तित्व को केंद्र बनाकर लड़ा जाता है। देश ग्लैडस्टोन, पामरस्टन, चर्चिल, एटली, थैचर, मेजर, थेरेसा मे, बोरिस आदि को प्रधानमंत्री चुनता है, न कि किसी खास दल को सत्ता सौंपता है। 1945 में आम चुनाव में अनुदार दल ने नहीं, वरन चर्चिल ने व्यक्तिगत रूप में देश से अपील की थी। प्रत्येक हॉल में प्रधानमंत्री की तस्वीर टांग दी गई थी, जिसके नीचे ये शब्द लिखे थे, इसको युद्ध का अधूरा काम पूरा करने दो। निर्वाचन का नारा था चर्चिल या लास्की। 1983 में आम चुनाव का मुख्य मुद्दा थैचरवाद बनाम समाजवाद था। अनुदार दल की अप्रत्याशित जीत का मुख्य कारण थैचर का लो महिला का व्यक्तित्व था। 1992 का आम चुनाव भी जॉन मेजर और नील किनाक के बीच ही था। किनाक को चुनाव में हार जाने के कारण मजदूर दल के नेता पद से हट जाना पड़ा। 2001 के आम चुनाव पर टिप्पणी करते हुए ब्रिटेन की एक पत्रिका प्राइवेट आई ने लिखा था, 2001 में लेबर की उपलब्धियों के प्रसंग में प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व ने रसायन का संचार किया। निर्वाचन द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है। एक बार प्रधानमंत्री हो जाने के बाद उसे नेता पद से निकाल फेंकना मुश्किल हो जाता है। वस्तुतः प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर ही दल टिका रहता है। अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति भी 10 डाउनिंग स्ट्रीट को जानता है, लेकिन अन्य मंत्रियों या राजनीतिज्ञों के बारे में कोई चिंता नहीं करता। जेनिंग्स के अनुसार ढुलमुल मतदाता जो चुनाव परिणाम निश्चित करते हैं, वे न तो किसी दल का समर्थन करते हैं और न किसी नीति का ही, वरन वे एक नेता का समर्थन करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को देख करके ही मतदाता वोट देते हैं। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री कॉमन सभा का नेता भी होता है। प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता है। लॉर्ड सभा में वह किसी को नियुक्त कर देता है जो उस सदन में उसका प्रतिनिधित्व करे। कॉमन सभा में इस प्रकार प्रतिनिधि की नियुक्ति की प्रथा है, लेकिन व्यवहार में प्रधानमंत्री ही जनप्रिय सदन का नेतृत्व करता है। मंत्रिमंडल का अन्य कोई सदस्य प्रधानमंत्री की तरह कॉमन सभा में समस्त मंत्रिमंडल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। शासन की नीति के बारे में अंतिम और अधिकृत भाषण प्रधानमंत्री का होता है। सरकार के कार्यों के बारे में प्रमुख घोषणाएं प्रधानमंत्री द्वारा ही होती हैं। आलोचनात्मक समस्याओं पर प्रश्न प्रधानमंत्री से ही पूछे जाते हैं। किसी साथी द्वारा दिए गए भाषण से उत्पन्न गलतफहमी को तुरंत दूर करने का कार्य उसी का है। प्रधानमंत्री ही कॉमन सभा में महत्वपूर्ण विषयों पर अंतिम सुवक्ता तथा नीति स्रोत है। वह व्यवस्थापन का भी नीति निर्धारण करता है एवं संसद का पथ प्रदर्शन करता है। सभी सरकारी विधेयक उसके निरीक्षण में एवं उसके परामर्शानुसार तैयार किए जाते हैं। वार्षिक बजट को तैयार करने में प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा हाथ रहता है। सदन के अध्यक्ष की वह कॉमन सभा में व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करता है। विरोधी दल के नेता के परामर्श से वह संसद का समय विभाजन तथा कार्यक्रम तैयार करता है। सरकारी और निजी कार्य का समय निर्धारित करता है। दलीय सचेतकों के माध्यम से वह दल के सदस्यों को आवश्यक आदेश देता है। संसद से संबंधित प्रधानमंत्री का अन्य महत्वपूर्ण अधिकार कॉमन सभा को विघटित करने का है। प्रधानमंत्री सम्राट को कॉमन सभा को भंग करने का परामर्श दे सकता है और सम्राट साधारणतया उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री के हाथ में ये बहुत ही शक्तिशाली हथियार है, जिसके द्वारा वह कॉमन सभा के सदस्यों को अनुशासित और नियंत्रित करता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति व्यवस्थापन कार्य से कोई संबंध नहीं रखता, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री न केवल शासन वरन बजट सहित व्यवस्थापन के क्षेत्र में भी नेतृत्व करता है। इसी आधार पर रैमजे मोर ने कहा है, उसको इतनी अधिक शक्तियां प्राप्त है,
जितनी कि संसार में अन्य किसी संवैधानिक शासक को, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। जब तक लोक सदन में उसके दल का बहुमत रहता है, वह ऐसे कार्य करता है जो कि एक राष्ट्रपति भी नहीं कर सकता। वह विश्वास के साथ पहले से ये वचन दे सकता है कि अमुक संधि कर ली जाएगी और उसे संपुष्टि प्रदान की जाएगी कि संसद द्वारा अमुक कानून पास किया जाएगा अथवा अमुक धनराशि को स्वीकृति दे दी जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री के कई आपातकालीन अधिकार भी हैं। युद्ध हो, अर्थ संकट हो या अन्य इसी प्रकार के संकटों में पूरे राष्ट्र को विपत्ति से बचाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि कार्यपालिका काफी शक्तिशाली बन जाए। कभी कभी तो जल्दबाजी में यदि कार्य करने से पूर्व विचार विमर्श का समय नहीं मिलता, तो उस कार्य को पूरा करने के बाद मंत्रिमंडल की स्वीकृति ली जाती है। जैसे डिजरेली ने स्वेज नहर में हिस्सा खरीदने के बाद उसे मंत्रिमंडल के विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत किया। कार्टर ने प्रधानमंत्री की युद्धकालीन स्थिति की चर्चा करते हुए लिखा है, युद्ध संचालन के संबंध में प्रधानमंत्री क्या करता है यह उसके अपनी रुचि और योग्यता पर निर्भर करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि पिछली शताब्दी की अपेक्षा उसका भाग अब अधिक व्यापक हो गया है। परामर्शदाताओं पर यद्यपि सब एकमत हो तो भी मामले नहीं छोड़े जा सकते। प्रधानमंत्री ही केवल इस स्थिति में होता है कि युद्ध संचालन के सब दृष्टिकोणों पर विचार कर उनका विश्लेषण कर सके। कोई उसका स्थान नहीं ले सकता, कोई उसका उत्तरदायित्व ग्रहण नहीं कर सकता। युद्ध काल में शक्ति और उत्तरदायित्व के केंद्रीकरण की आवश्यकता है। लॉर्ड जॉर्ज और चर्चिल उत्तरदायित्व और शक्ति का केंद्रीकरण कर सकने के कारण अत्यधिक कुशल युद्धकालीन प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। लॉर्ड जॉर्ज ने प्रथम महायुद्ध के समय और चर्चिल ने द्वितीय महायुद्ध के समय अपने मंत्रिमंडलों का पुनर्गठन किया। चर्चिल तो सुरक्षा मंत्री के पद का निर्माण कर स्वयं उस पद पर आसीन हो गया था। वह चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का स्वयं नियंत्रण और निर्देशन करता था और यहाँ तक कि नौसैनिक योजनाओं, यातायात, खाद्य आपूर्ति, अंतर्वित्त, राष्ट्रीय वित्त आदि पर स्वयं निगरानी रखता था। मई 1966 में नौसैनिक कर्मचारियों की हड़ताल के कारण प्रधानमंत्री विल्सन ने संकट काल की घोषणा की थी, जिसके अनुसार खाद्यान्न के आयात निर्यात तथा अनिवार्य सेवाओं में बाधा पहुंचाने वालों को सजा का भागी होना पड़ा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री की स्थिति ऐसी है कि माले ने इसके लिए कहा है कि वह समकक्षों में प्रथम है। किंतु प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में जो महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, उसे देखते हुए सर विलियम हारकोर्ट ने प्रधानमंत्री को नक्षत्रों के बीच चंद्रमा कहा है। लेकिन डॉक्टर जेनिंग्स इस वाक्यांश को भी पर्याप्त न मानकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री केवल सामान्य श्रेणी वालों में प्रथम ही नहीं है और न केवल हारकोर्ट के शब्दों में सितारों के बीच चंद्रमा ही है, वह सूर्य के सदृश है जिसके चारों ओर अन्य नक्षत्र घूमते रहते हैं। इसी प्रकार रैमजो मॉर ने भी अपना दृष्टिकोण व्यक्त किया है।